कहते हैं कि आसमां को छूने की चाहत हो तो अपनी मेहनत को इस कदर बढ़ाइए कि लोग देखते रह जाएं और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाइए। जी हाँ, हमको अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो हमें मेहनत तो करना ही होगा, और बहुत ही एकदम आराम से, कभी भी टेंशन लेकर नहीं कि कैसे होगा क्या होगा। आप चीज़ों को एक रूटीन लाइफ में, डिसिप्लिन लाइफ में, कि हाँ मुझे इतना करना है। जैसे कि मान लो मैं मैथ पढ़ता हूँ तो टारगेट कर लो कि मुझे 40 मैथ रोज बनाना है। जैसे कि आप जीके जीएस करते हो तो एक टारगेट करो कि मिनिमम 100 क्वेश्चन का रोज प्रैक्टिस करना है, मिनिमम 25 क्वेश्चन रोज याद करना है। तो अगर आप एक छोटा छोटा टारगेट कर लोगे और डिसिप्लिन लाइफ की, हाँ मुझे करना है तो करना है, चाहे अगर किसी दिन नहीं होता है तो हमको ऐसे आदत डालो ना कि सर आज अगर नहीं होता है तो हम आज रात का खाना खाएंगे नहीं। एक रूटीन अपने लाइफ में बना लो कि रात का खाना तभी खाएंगे जब दिन भर का जो भी है वो हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। तो अपने टारगेट को डेली अचीव कीजिए, और जो है थोड़ा थोड़ा जो है डिसिप्लिन लाइफ में एकदम बिल्कुल जिए। कहने का मतलब कि आप जो टारगेट करते हो उसको अचीव कीजिए। अगर एक दिन का टारगेट आप नहीं अचीव कर सकते हो तो कैसे पूरे लाइफ का टारगेट अचीव कर पाओगे, है ना। तो इसी प्रकार हम लोग आज भी एक नई सेशन की शुरुआत करेंगे जहां हम लोग जीके जीएस का बहुत सारा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन देखेंगे। सेट नंबर प्रैक्टिस सेशन नंबर 57, और इसमें अब हम लोग जितने भी प्रश्न लेकर आए हैं आप देखिएगा कि सारा प्रश्न जो है वो एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। आप लोग को अभी तक लगता था कि सर ये प्रश्न एग्जाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा, पता नहीं चल रहा है, तो नहीं, अब हम लोग एग्जामिनेशन में पूछे हुए प्रश्नों को लेकर आते हैं। तो आज भी एक नए सेशन की शुरुआत हम लोग सालों मिस के साथ करेंगे। मिस आप यहाँ आए और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन नंबर 57। ठीक है, चलिए 57 नंबर सेशन और आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। मौर्य सम्राटों की कालानुक्रमिक क्रम में, मतलब ये दिया हुआ है नॉर्मली क्वेश्चन का कि मौर्य सम्राट का आप क्रम बताइए कि पहले इसके शासक कौन थे, फिर कौन आए, फिर कौन आए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनते हैं और देखो एग्जाम में बना हुआ क्वेश्चन है, रिसेंट का बना हुआ क्वेश्चन है, 2022 में आया हुआ। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। सबसे पहले तो मौर्य साम्राज्य था क्या। तो भारत में जो पहली बार साम्राज्य का निर्माण होना शुरू हुआ था वो हमारे बिहार के धरती मगध से शुरू हुआ था। ठीक है, मगध में ही पहली बार हर्यक वंश की स्थापना, वैसे उसके पहले भी एक वंश आता है बृहद्रथ वंश, बट ऐतिहासिक तौर पर उसको मान्यता नहीं प्राप्त है क्योंकि उसमें महाभारत के बहुत सारे कैरेक्टर का चर्चा होता है। सो ऐतिहासिक रूप से भारत में साम्राज्य का उदय अपने बिहार की धरती मगध से हुआ था, और कौन सा वो वंश था, हर्यक। ठीक है, हर्य के बाद फिर धीरे धीरे और भी वंश आए थे। हर्य के बाद आपके नंद भी आए। नंद के बाद जो इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा साम्राज्य निर्माण करने वाला वंश आया जिसने पहली बार अखंड भारत का निर्माण किया था, कौन सा वो वंश था, तो वो था मौर्य वंश। ठीक है, वो था आपका मौर्य वंश। और बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इस दरमियान कि जो आपका मौर्य वंश था, मौर्य वंश का जो शासन काल था ये लगभग कितना चला था। तो देखिएगा बहुत सारे बुक में ना डेटा आपको अलग मिल सकता है क्योंकि ये बहुत पहले का टाइम पीरियड था, बीसी में ही चल रहा था, बिफोर क्राइस्ट में ही चल रहा था। लगभग इसका टाइम पीरियड कितना आता है, कहीं आपको 323 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं आपको 322 लिखा हुआ भी मिल सकता है। 323 बीसी से 185 बीसी तक। ठीक है, मौर्य वंश की स्थापना जो हुई थी चाणक्य, ठीक है, चाणक्य की सहायता से, चाणक्य के मदद से ही चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा नंद वंश को हटाकर मौर्य वंश की स्थापना की गई। फिर से सुनिएगा, नंद वंश को शासन से हटाकर चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। इस तरीके से हमें क्या पता चला कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये आपका मौर्य वंश का शासक था। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इसका बेटा आता है। इसका बेटा कौन था, तो वो था आपका बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार का बेटा कौन था, तो बिंदुसार का ही बेटा कौन था, अशोक। ठीक है, अशोक। आप कह सकते हो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से मौर्य साम्राज्य का जो आप क्या कह सकते हैं, मतलब विस्तार होना शुरू हुआ था। और अशोक के समय तक काफी विस्तार हो गया था क्योंकि उड़ीसा प्रांत जो था ये आपका ना चंद्रगुप्त मौर्य मिला सका था मगध में और ना आपका बिंदुसार, उसको कौन मिलाया था, अशोक। और अशोक के समय से ही
क्या होने लगा, मौर्य साम्राज्य का विघटन भी होने लगा, क्योंकि हम लोग को पता है कि अशोक क्या किया था, एक टाइम ऐसा आया था कि अशोक जो है हथियार छोड़ दिया था। तो ये सब रीजन रहा था मौर्य साम्राज्य के विघटन का। अशोक के बाद और भी बहुत सारे शासक आए थे, ठीक है, और अंतिम शासक कौन था, तो अंतिम शासक था आपका वृहद्रथ, ठीक है। वृहद्रथ जो था ये आपका अंतिम शासक था। तो यहाँ पे पहले तो ये क्रम आपका पूछ रहा था, और देख लीजिएगा अपना क्रम के अनुसार क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। अब देखो, अब इसमें हम लोग और भी क्या जान सकते हैं। सवाल कभी कभी करता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का टेन्योर कितना था, तो 323 बीसी, ठीक है। हम आपको पहले भी बता दिए, कहीं कहीं 322 बीसी भी लिखा हुआ मिलेगा। और हम लोग को पता है कि 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखन विधि द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर बिंदुसार का जो टाइम पीरियड था ये कब से शुरू हुआ था, 298 बीसी से लेकर के 272 बीसी के बीच, ठीक है। और इसके बाद देखो, इसके बाद यहाँ पे 272 से शुरू नहीं होता है। हम लोग को पता है कि बीसी में जो टाइम अगले साल आता है ना, तो उल्टा होता है। जैसे 2024 है, अगले साल कौन सा ईयर आएगा, 2025, क्योंकि हम लोग एडी में जी रहे हैं। अगर हम लोग बीसी में होते तो 2024 के बाद क्या आता, 2023। इसीलिए देखो यहाँ पे उल्टा चल रहा है, 23 के बाद 22 आया होगा, और ऐसे ऐसे करते करते 298 पे हम लोग आए। अशोक का जो टाइम पीरियड था ये 269 बीसी से शुरू हुआ था और लगभग 232 बीसी तक गया था, ठीक है। 269 बीसी मतलब 72 से 69 के बीच देखो आपका 4 साल का गैपिंग आ रहा है, 3 साल का। तो आखिर ये गैपिंग क्यों आया था, क्योंकि बिंदुसार के बहुत सारे पुत्र थे और सारे के सारे शासक बनना चाहते थे, तो अशोक को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था शासक बनने के लिए। तो इसी में इतना टाइम का गैपिंग आता है, ठीक है। और जो आपका लास्ट वाला शासक है कौन है, तो ये है आपका वृहद्रथ, ठीक है। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, 191 बीसी से लास्ट कब जा रहा है, 185 बीसी, ठीक है। नॉर्मली हम लोग इतना पढ़ते हैं, लेकिन इस बार बिहार दरोगा का मेंस में ही शायद पूछा हुआ था कि आपका इसके एक और शासक के बारे में पूछा हुआ था। उसका नाम हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। उसका नाम था सालीसुख था, हाँ सॉरी, सालीसुख। आप ये बताइएगा कि क्या सालीसुख मौर्य वंश का शासक था, और अगर था तो किस शासक के पहले या किस शासक के बाद आया था। सालीसुख से क्वेश्चन बिहार दरोगा मेंस में इस बार पूछा हुआ था 2023-24 में। अब देखिएगा, ये तो हो गया आपका क्रम, ये हो गया टेन्योर, ठीक है। दूसरा कुछ और आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि जो आपका चंद्रगुप्त मौर्य था ये किस धर्म का फॉलोअर था, जैन धर्म का, ठीक है। बिंदुसार जो था ये किस धर्म का फॉलोअर था, तो ये था आपका आजीवक संप्रदाय का। जबकि आपका अशोक जो था ये किस धर्म का फॉलोअर था, बौद्ध धर्म का फॉलोअर था। तो याद रखिएगा कि एक ही वंश का आदमी है, एक दूसरे का देखो यहाँ पे बेटा ही आ रहा है, लेकिन अलग अलग धर्म को ये प्रमोट कर रहे थे। तो ये सब क्वेश्चन भी बनता है कि कौन से वंश का शासक था, महत्वपूर्ण शासक था जो अलग अलग धर्म को फॉलो करता था, उसको प्रमोट करता था। तो ये हो जाएगा आपका मौर्य वंश, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। भारत में संविधान सभा का चुनाव ... में हुआ था। SSCGT 2021 में पूछा हुआ है, और शायद ये क्वेश्चन कल या परसों भी लगता है आया था ये क्वेश्चन। तो देखिएगा, इसका सबसे पहले तो पूछा है कि संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो ये हुआ था जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में। उस समय भारत की जो जनसंख्या थी लगभग कितनी थी, 40 करोड़ थी। कितने सीट पे चुनाव होना था, 389 सीट पर। क्यों, तो 10 लाख के रेशियो पर, 10 लाख के जनसंख्या के रेशियो पर आपका ये निकाला गया था ये डेटा कि 389 व्यक्ति आएगा संविधान सभा में चुन करके। और हम आपको शायद बताए भी थे कि हम लोग कैसे याद रखेंगे, 292 + 4 + 93, और इस तरीके से अपना कितना डेटा आ गया, 389। 292 जो था वो प्रांत से था, 4 जो था चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से था। देखो ये शायद पिछले वाले वीडियो में आया, हम आपको बता रहे हैं, हमको याद आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड में चल रहे हैं यहाँ पे। और 93 जो था देसी रियासत से आया था, देसी रियासत से, ठीक है, देसी रियासत से आया था। और देखो आप यहाँ पे अगर आपसे पूछता है कि संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, ठीक है। क्या हो रहा है, हाँ, आपसे सवाल करता है कि संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका हमारा विरासत पशु कौन सा है,
तो ये है आपका हाथी। तो याद रखिएगा, हाथी मेरे साथी। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो ये था आपका हाथी। संविधान सभा में टोटल कितने सत्र हुए थे? ठीक है, संविधान सभा का टोटल कितना सत्र हुआ था संविधान बनाने के लिए? तो आप कैसे याद रखिएगा, 11 + 1, 11 + 1, 12 सत्र हुआ था। कहीं आपको बस 11 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं 12 लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन हम क्या याद करेंगे, 11 + 1। एक जो था ये लास्ट वाला हुआ था 24 जनवरी 1950 को, और इस दिन फाइनली क्या किया गया था? तो संविधान पे सिग्नेचर किया गया था सभी व्यक्तियों के द्वारा कि हाँ भाई संविधान हम लोग के निरीक्षण में बनाया गया है, और इसलिए सभी लोगों ने अपना हस्ताक्षर वहां पे दिया था। अच्छा एक बात बताओ, अपना संविधान इतना बड़ा था, 8 अनुसूची था, कितने भाग थे? 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे। तो क्या मात्र 11 दिन के मीटिंग में ये पूरा का पूरा संविधान लिख लिया गया था? ये पूरा का पूरा संविधान अलग अलग देशों में जाकर के पढ़ लिया गया था? जी नहीं। देखो यहाँ पे सत्र कहने का अर्थ क्या है? यहाँ पे सत्र कहने का मतलब है, जैसे एक चीज यहाँ पे समझना, हमारा जो संसद का जो सत्र होता है, 3 सत्र होते हैं ना, BMW करके हम लोग याद रखते हैं, BMW है ना, बजट सत्र, मॉनसून सत्र एंड विंटर सत्र। ऐसा कहते हैं ना कि संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट, मॉनसून और विंटर। तो ऐसा थोड़ी होता है कि बजट सत्र चल रहा है, ठीक है, बजट सत्र चल रहा है, तो ऐसा थोड़ी होता है कि बस एक दिन का मीटिंग होगा, नहीं होता ना ऐसा। सत्र में क्या होता है कि आपका कम से कम 10 दिन, 15 दिन, महीना, 45 दिन का भी होता है मीटिंग। तो वही चीज यहाँ पर सत्र है। हम कितने बच्चों को देखेंगे कंफ्यूज होता है कि 11 + 1, 12 मीटिंग में संविधान लिख दिया गया। नहीं, ये सत्र बोल रहा है, ये दिन नहीं बोल रहा है। और एक एक सत्र में बहुत लंबा लंबा दिन आता था, मतलब किसी में 10 दिन आ रहा है, किसी में 4 दिन ही आ रहा है, किसी में 2 महीना आ रहा है, किसी में महीना भर ही आ रहा है। तो इस चीज को याद रखिएगा कि संविधान सभा का टोटल बैठक कितना हुआ था? तो 165 दिन हुआ था, 165 दिन हुआ था, ठीक है। संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था ये किस डेट को हुआ था? तो ये तो खैर बच्चा बच्चा भी याद रखा है, जो शुरुआत में भी पढ़ना शुरू किया है उनको भी शायद ये पता होगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था। यहाँ पे एक क्वेश्चन अच्छा लेवल का बन सकता है कि इस दिन संविधान सभा के अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इस दिन संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो किसको चुना गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को, सच्चिदानंद सिन्हा को। और देखो यहाँ से ये भी लगभग लोग जानते होंगे जो एवरेज पढ़ने वाले, लेकिन हम लोग को एक्स्ट्रा जानना है। सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में आप यहाँ पे क्या देखोगे? सबसे पहले इनको अध्यक्ष कैसे बनाया गया? क्या चुनाव हुआ? क्या इनको मनोनीत किया गया? तो देखो मनोनीत ही किया गया। पूरे संविधान सभा में जितने भी व्यक्ति प्रेजेंट थे उनमें ये सबसे बुजुर्ग थे, ठीक है, उनमें ये सबसे बुजुर्ग थे। और फ्रांस में एक पद्धति चलता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसको अगर कोई नहीं मिल रहा है तो उसको लीडर बना दो। वैसे फ्रांस क्या, अपने देश में भी ये रूल चलता है। तो ये सबसे बड़े थे, ये सबसे वृद्ध थे, बुजुर्ग थे, इसलिए इनको अध्यक्ष बना दिया गया, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। वैसे 2-3 दिन बाद ये हट भी गए क्योंकि बीमार चल रहे थे, ये भी सबको पता होता है। लेकिन यहाँ पे आप एक्स्ट्रा क्या जानिएगा कि इस दिन अस्थायी अध्यक्ष तो बने थे सच्चिदानंद सिन्हा, बट अस्थायी उपाध्यक्ष कौन बने थे? अस्थायी उपाध्यक्ष, ठीक है, अस्थायी उपाध्यक्ष। जब आप अच्छा लेवल का एग्जाम दीजिएगा ना तो उसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, और वो कौन थे? वो थे फ्रैंक एंथोनी, ठीक है। फ्रैंक एंथोनी जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। आगे जाकर के फिर आपका 11 दिसंबर को फिर से बैठक हुआ, और 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी चुन लिए गए, अस्थायी उपाध्यक्ष भी चुन लिए गए, और अस्थायी अध्यक्ष बन के कौन उभरे? तो हमारे बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। और उपाध्यक्ष कौन बन करके आए थे? तो उपाध्यक्ष बन करके आए थे 2 आदमी थे, ठीक है, 2 आदमी थे। एक थे HC मुखर्जी, ठीक है, एक थे HC मुखर्जी, और दूसरे कौन थे? TT कृष्णामाचारी, ठीक है। 2 आदमी को उपाध्यक्ष बनाया गया था। तो आप इन चीजों को याद रखिएगा। चलिए, अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि जुलाई 1946 में क्या हुआ था? संविधान सभा का चुनाव हुआ था। चलिए आगे आते हैं। धीरे धीरे देखो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा तो कुछ कुछ एक्स्ट्रा, जैसे पिछली बार जो पढ़े थे उससे कुछ एक्स्ट्रा तो यहाँ पे जरूर जाने होंगे। धीरे धीरे हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और कुछ कुछ एक्स्ट्रा जानते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये क्या लिखा है? मेहूर बांध। नो, मेहूर बांध नहीं होगा, आप इसको सही करना, मेट्टूर बांध होगा।
मेट्टूर बांध, ठीक है, मेट्टूर बांध ये सवाल है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेट्टूर बांध किस नदी पर और किस राज्य में बना है। तो देखिएगा ये जो मेट्टूर बांध है ये कहाँ बना हुआ है, तो ये बना हुआ है आपका, कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ है कावेरी नदी पर, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में बना हुआ है। और कब बना था, कब बना था, तो ये बना था 1934 में। 1934 में किस बांध का निर्माण हुआ था, मेट्टूर बांध का, कावेरी नदी पर तमिलनाडु में। और आपको पता होना चाहिए कि 1934 में आपका जो तमिलनाडु है उसको तमिलनाडु के नाम से नहीं जाना जाता था, उसको किस नाम से जाना जाता था, तो मद्रास के नाम से जाना जाता था, मद्रास, ठीक है, मद्रास के नाम से जाना जाता था। इसी मद्रास का नाम कब, तो 1969 में इसी मद्रास का नाम 1969 में क्या कर दिया गया, तमिलनाडु कर दिया गया, तमिलनाडु, ठीक है। अगर आपसे सवाल करता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य कौन सा है, सबसे साउथ का राज्य कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु, दक्षिणतम राज्य, ठीक है, दक्षिणतम राज्य कौन सा हो जाएगा, तमिलनाडु। और पिछले वाले सेशन में प्रॉपर नाम भी देखे हैं। अगर बात करें तमिलनाडु के बारे में तो यहाँ की राजधानी हो जाएगी चेन्नई, ठीक है, यहाँ के सीएम हो जाएंगे M.K. स्टालिन, M.K. स्टालिन। और यहाँ के गवर्नर कौन हो जाएंगे, जिनको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, राज्यपाल, ये कौन है, तो ये हैं आपके R.N. रवि, R.N. रवि, ठीक है। चलो अभी तो याद रखना। आगे हम लोग कुछ और देखते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि नर्मदा नदी जो मध्य प्रदेश में है यहाँ पर कौन सा बांध है, तो आप ये बताना, आप कौन सा नाम बताओगे, आप ये बताओगे इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध जो है आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और अगर आपसे राज्य पूछता है तो आप क्या बताइएगा, मध्य प्रदेश में। अगर आपसे पूछता है काली नदी, ठीक है, काली नदी पे जो है आपका कौन सा बांध है, काली नदी, शारदा नदी को ही काली नदी कहते हैं। काली नदी पे आपका एक बांध बना हुआ है जो बहुत प्रसिद्ध है, सुपा बांध, सुपा बांध जो है आपका काली नदी पे बना हुआ है कर्नाटका में। आपके लिए एक सवाल यहाँ पे देखो और बन सकता है कि कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था, मैसूर के नाम से, इसका नाम भी चेंज करके कर्नाटक किया गया। कब किया गया, तो इसको आप फिल करिएगा कि कब किया गया था, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। देखिएगा लिपू लेक दर्रा भारत के किस राज्य में है। सबसे पहले तो आ जाओ कि दर्रा क्या होता है। तो दर्रा उस नैरो एरिया को कहा जाता है जिससे क्या हो सकता है कि कुछ छोटा सा जगह मिलता है जो आवागमन के लिए होता है, ठीक है। तो ये जो आपका लिपू लेक दर्रा है ये भारत के किस राज्य में है, तो ये है आपका उत्तराखंड में। लिपू लेक दर्रा जो है भारत के उत्तराखंड राज्य में है, जो भारत को चाइना से जोड़ने का काम करता है। अगर बात करें उत्तराखंड के बारे में तो यहाँ पर और भी दर्रे हैं, जैसे माना दर्रा, ठीक है, माना दर्रा। और भी आप याद रखना नीति दर्रा, ठीक है। जैसे देखिएगा जम्मू कश्मीर में, क्या जम्मू कश्मीर में भी दर्रा है, ऑफ कोर्स होगा ही। रीजन यहाँ पे हिमालयाज के बहुत सारे रेंज हैं, तो पर्वत पहाड़ है तो दर्रा भी होगा। और जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा दर्रा है, तो एक है आपका बनिहाल दर्रा, फिर एक हो जाएगा आपका जोजिला दर्रा, ठीक है, जोजिला दर्रा। वैसे और देखो आप, हाँ हिमाचल प्रदेश में देख लो, हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा है, तो हिमाचल प्रदेश में है आपका रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा। दूसरा याद रखना आप बड़ा लाचा दर्रा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो अपना उत्तराखंड आया ना, तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी, किस राज्य से अलग हुआ, यूपी से अलग हुआ। उत्तराखंड राज्य किस राज्य से अलग हुआ, यूपी से अलग हुआ। कब अलग हुआ था, तो ये अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। बट इस समय इसको किस नाम से जाना जाता था, उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। उसके बाद 2007 में क्या किया गया, तो उत्तरांचल का जो नाम है ये क्या कर दिया गया, उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड की 2 राजधानी है, एक हो जाएगा आपका समर कैपिटल और एक होगा विंटर कैपिटल। समर कैपिटल कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका गैरसेन, ठीक है। समर कैपिटल मतलब क्या हो गया, ग्रीष्मकालीन राजधानी, गैरसेन हो जाएगा। विंटर कैपिटल क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देहरादून,
देहरादून। ठीक है, ये हो गया। बाकी यहाँ के सीएम कौन है, उत्तराखंड के सीएम कौन है, पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरमीत सिंह। तो इन चीजों को याद रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे आते हैं। और ये देखो एसएससी CHSL में पूछा हुआ है और 2020 में पूछा है। चलो आगे आ जाओ। देखिएगा, ध्वनि निम्न में से किस माध्यम में यात्रा नहीं करती है। जैसे ध्वनि क्या होता है, जैसे देखो आप एक चीज नोटिस करना कि आप खाली रूम में जाओ, ठीक है, आप खाली रूम में, कोई नया रूम में जाओ, नया घर बना है, वहां जाओ और वहां जा करके आप बोलो तो आपको अपना आवाज जो है प्रतिध्वनि के रूप में सुनाई पड़ेगा, इक्को के रूप में सुनाई पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो नया रूम है तो वहां सामान कम है और आपका आवाज सीधा दीवार से टकरा करके सीधा आपके पास आ रहा है तो और भी ज्यादा फैल रहा है। लेकिन जब उसी रूम में जब आप बहुत सारा सामान रख दोगे तो आपका आवाज जो है ना उन सारी चीजों से भी टकराता है, रूम में जो सामान रखा हुआ है, और इसलिए आवाज कम सुनाई पड़ता है। ठीक है, आप बंद कमरे में बोलोगे, खाली कमरे में बोलोगे, आपका आवाज इको के रूप में आपको सुनाई पड़ेगा, और जब आप भरा हुआ रूम में बोलते हो तो आपको अपना आवाज भी कम सुनाई पड़ता है कंपेयर टू दैट रूम। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल कर रहा है ध्वनि के बारे में, ध्वनि निम्न में से, हाँ सवाल ये था कि ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता होती है। जी हाँ, ध्वनि आपको सुनाई पड़ेगा, उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि ध्वनि किस चीज में गमन नहीं कर सकता है, किस चीज में चल नहीं सकता, ये पूछ रहा है ना। हाँ, किस चीज में यात्रा नहीं कर सकती है, तो एक वर्ड आता है और इसका नाम है निर्वात। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम एक ऐसा जगह होता है, एक ऐसा चीज होता है जहां पर कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, हवा वायु कुछ भी नहीं होता है वहां पे। ठीक है, और इसलिए क्या होता है ना कि हमको पता है कि हमको बोलने के लिए आप मेरे को सुन पा रहे हो, क्यों, क्योंकि हमारा आवाज टकरा रहा है और फिर आप वापस आपको सुनाई पड़ रहा है। आसपास में बहुत सारे कण हैं और इस वजह से आपको सुनाई पड़ रहा है। वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम में कोई भी कण नहीं होता है, कोई भी पार्टिकल नहीं होता है, इसलिए क्या होता है कि वहां पे आवाज ना टकराता है और ना किसी को सुनाई पड़ता है। तो अपना यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है, निर्वात। इस चीज को याद रखिएगा कि ध्वनि जो है आपका गैस में चलेगा, द्रव में चलेगा, धातु में तो बहुत ज्यादा तेज चलेगा। ये सवाल भी आता है कि ध्वनि का साउंड जो है, आवाज जो है, ध्वनि का यात्रा करने का जो गति है, ये ज्यादा किस में होगा, ठोस में, द्रव में, गैस में। तो ठोस में होगा, ठोस में आप देखो ना किसी चीज में पटको, ठीक है, तो आपको ज्यादा सुनाई पड़ेगा, तो ठोस में ज्यादा होता है। यहाँ पे आंसर क्या होना है अपना, निर्वात। ठीक है, वैसे अगर आपसे सवाल करेगा कि ध्वनि का जो स्पीड होता है, ध्वनि का जो स्पीड होता है ये कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि का जो स्पीड होता है कितना होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड। और इसके बारे में इस डेटा को पहली बार कौन मतलब बताया था, तो इस डेटा को पहली बार बताया था लाप्लास नामक व्यक्ति। लाप्लास नामक वैज्ञानिक जो था इस डेटा के बारे में बताया था। और आप क्या याद रख सकते हो, जैसे ध्वनि जो है, ध्वनि, किसी भी ध्वनि का प्रभाव हमारे कान पर कितने समय के लिए होता है, 1/10 सेकंड के लिए होता है। इन चीजों को भी आप याद रखिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिएगा, मैलिक अम्ल सबसे अधिक किस में पाया जाता है। वैसे मैलिक शब्द जो है किससे मिलकर बना हुआ है, तो मैलिक शब्द जो है ये आपका मैलम से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, मैलिक शब्द जो है ये किससे मिलकर के बना हुआ है, ये बना हुआ है मैलम शब्द से। और अगर आपको पता रहता कि मैलम मतलब क्या होता है तो आप इसका आंसर 1 मिनट में खटाखट लगा लेते। मैलम का अर्थ क्या होता है, तो मैलम का अर्थ होता है सेब। ठीक है, क्या अर्थ होता है, सेब। कहीं सेब है ऑप्शन में, जी हाँ है, ऑप्शन नंबर सी में है। और देखो क्वेश्चन किस में पूछा है, एसएससी सीपीओ लेवल में पूछा हुआ है, 2022 में ही रिसेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो मैलिकम सबसे अधिक किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका सेब में। वैसे आप कुछ और भी याद रखो, जैसे इमली, इमली में आपका कौन सा एसिड होता है, टार्टरिक एसिड। ठीक है, टार्टरिक अम्ल। ठीक है, वैसे आप देख लो यहाँ पे सेब हो गया। नींबू, नींबू में कौन सा होता है, तो नींबू में होता है आपका साइट्रिक एसिड। देखो एसिड लगता है गलत हो गया, नींबू में जो है आपका कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें होता है आपका साइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, तो ये होता है आपका साइट्रिक अम्ल। दूसरा देखिएगा, अदरक दिया हुआ है और अदरक में भी अम्ल होता है। तो देखो अम्ल आपका सब चीज में होता है, जैसे आप ये मत समझो कि खट्टे चीजों में ही अम्ल पाया जाएगा। जैसे दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड। दूध में कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड जो होता है यह दूध में होती है।
ठीक है। दूसरा आपसे पूछेगा कि चींटी जो काटती है तो हम लोग को हल्का सा चुभन होता है, वो किसकी वजह से होता है? तो वो होता है आपका फॉर्मिक एसिड की वजह से। फॉर्मिक एसिड मतलब चींटी जब हमें काटती है तो हमारे बॉडी में कौन सा एसिड पहुंचता है? फॉर्मिक एसिड, और इसी वजह से हमें क्या होता है? चुभन होता है। ठीक है, तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी। हाँ, अदरक का रहा। अदरक का जो बहुत अजीब सा नाम है, ठीक है, आप इसके बारे में बताइएगा कि आपका अदरक में जो है जिंजर में है कौन सा? अरिस्टोलोकिक करके है, चलो लिख ही देते हैं, अरिस्टोलोकिक अम्ल। अरिस्टोलोकिक अम्ल जो है आपका अदरक में पाया जाता है। ठीक है, और जो आपका अम्ल का जो पीएच वैल्यू होता है कितना से कितना होता है? 0 से 7। जितना आप कम की ओर जाओगे पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा? उसका एसिडिक लेवल जो होगा वो बढ़ते जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं अपने। उस्ताद मंसूर, देखो अच्छा क्वेश्चन ये देखिएगा, उस्ताद मंसूर किस मुगल राजा के अधीन एक प्रसिद्ध चित्रकार था? पूछ रहा है आपसे कि मुगल शासक के बारे में पूछ रहा है कि किस मुगल शासक के समय में। चलो पहले हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं, फिर हम लोग आगे देखेंगे। सवाल हो रहा है यहाँ पे उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर जो था ये आपका कौन था या क्या था? तो ये एक चित्रकार था। और कैसा चित्रकार था? पक्षी विशेषज्ञ। पक्षी विशेषज्ञ। एक और नाम देखिएगा, अबुल हसन। अबुल हसन। अबुल हसन। ठीक है, ये कौन था? तो ये था आपका व्यक्ति विशेषज्ञ। व्यक्ति विशेषज्ञ। कुछ बातों को यहाँ पे सुन लीजिए और सुनकर याद रखिएगा। जैसे देखो, मुगल साम्राज्य, भारत में मुगल साम्राज्य किसके द्वारा किसके द्वारा स्थापना किया गया था? तो ये किया गया था आपका बाबर के द्वारा। ठीक है, बाबर के बाद हुमायूं आया, हुमायूं के बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ऐसे बहुत सारे शासक आए थे। लास्ट में कौन थे? बहादुर शाह प्रथम। तो बाबर तो नहीं, बट हुमायूं के द्वारा क्या किया गया था? भारत में चित्रकला की शुरुआत की गई, ड्राइंग की शुरुआत की गई। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि भारत में किस मुगल शासक के द्वारा चित्रकला की शुरुआत की गई? तो ये हो जाएगा आपका हुमायूं। बट किस मुगल शासक के समय चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे, अपने पीक पे पहुंच गई? तो ये क्या हो जाएगा? ये आंसर होगा आपका जहांगीर। और आपका ये सवाल का भी आंसर क्या हो रहा है? तो ये भी हो रहा है आपका जहांगीर। तो चलिए थोड़ा सा जहांगीर के बारे में देखते हैं, कौन था, कैसा था, क्या था इसके बारे में। जहांगीर, ठीक है, चलो सबसे पहले तो आ जाओ जहांगीर। जहांगीर का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। विश्व विजेता। वैसे ये विश्व विजेता नहीं, पत्नी विजेता भले ही बना हुआ था, बहुत सारा शादी किया था अपने लाइफ में, इतना सारा बाल बच्चा हो गया था कि खुद ही ये कंफ्यूज हो गया था, और इसका सारा बेटा सब आपस में संघर्ष कर रहा था कि हमको अगला शासक बनना है, हमको अगला शासक बनना है। ठीक है, तो जहांगीर जो था इसका अर्थ होता था विश्व विजेता। इसका शासनकाल कब से कब तक था? 1605, अकबर की मृत्यु हुई थी, से 1627 ईस्वी तक। ठीक है, ये खुद भी शासक बनने के लिए पूरा उथल पुथल मचाए हुए था, क्योंकि इसका एक अच्छा एज हो गया था और अकबर अभी भी शासन पे बैठा हुआ था। तो इसका लास्ट टाइम में, अकबर के लास्ट टाइम में इसका अपने पिता के साथ थोड़ा सा मतभेद भी हो गया था, बट फिर अकबर जो है इसी को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। अगर आप इसके बारे में पढ़ते हो तो इसके शासनकाल को आप 2 भाग में बांट के पढ़ सकते हो। ठीक है, 2 भाग में। पहला तो हो जाएगा 1605 से लेकर के 1611 तक, यह स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। इस बीच इसके लाइफ में कई लड़कियां आई, कई औरत आई, कई नर्तकी आई, जैसे आप नाम सुनेंगे अनारकली, है ना, मानबाई, जगत गोसाई, तो ऐसे बहुत सारे लोग आए थे इनके लाइफ में। इसके पिता का नाम क्या था? अकबर। माता का नाम क्या था? जोधाबाई। ठीक है, उसके बाद 1611 में इसका एक लड़की से शादी होता है। वैसे आप लड़की नहीं, लेडीज कहिए उसको, मतलब शादीशुदा थी, बच्चा भी था उसका और काफी बड़ा बच्चा था। ध्यान से सुनना, जहांगीर का टाइम पीरियड 1605 से 1627 तक था। इसको हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं। 1605 से 1611 के बीच जहांगीर खुद शासन कर रहा था, और 1611 से 1627 के बीच ये किसी के प्रभाव में आ गया था। किसके प्रभाव में आएगा, क्या लगता है आपको? तो देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे ये किस रूप से में शासन कर रहा था? स्वतंत्र शासन। स्वतंत्र शासन। लेकिन 1611 में इसका एक लड़की, एक औरत के साथ शादी होता है, और उसका नाम क्या रहता है? नूरजहां। नूरजहां गुट का शासन। देखो, नूरजहां नाम नहीं था, एक औरत थी जिसका नाम था मेहरुनिशा। एक औरत थी जिसका नाम था मेहरुनिशा, और इसका एक पति था। ठीक है, पति का नाम प्रॉपर याद नहीं आ रहा, इसका एक हस्बैंड था मेहरुनिशा का। इसकी एक यंग बेटी भी थी, और उसकी बेटी का नाम था लाडली बेगम।
लाडली बेगम। लेकिन क्या होता है कि एक ऐसा समय आता है जिसमें मेहरुनिसा का पति मारा जाता है और मेहरुनिसा जो थी मुगल साम्राज्य में एक छोटा मोटा काम करना शुरू कर देती है। और उस समय नवरोज का त्योहार चल रहा था, जो मेनली पारसी का फेस्टिवल होता है। नवरोज का त्योहार चल रहा था, मुगल साम्राज्य में मनाया जा रहा था। और उसी त्योहार में जहांगीर जो था किसको देखा, मेहरुनिसा को देखा। और मेहरुनिसा को देख करके वो प्रभावित हो गया और फिर उसे शादी करने का मतलब मनसा रखा। और फिर मेहरुनिसा क्या थी, वो तो बोली कि भाई मेरा तो बढ़िया हो गया, चलो अब जहाँ मेड का काम कर रहे थे वहाँ की हम शासिका बन जाएंगे। और मेहरुनिसा जहांगीर से शादी कर ली। और जहांगीर शादी करने के बाद मेहरुनिसा को एक उपाधि दिया। और कौन सा उपाधि दिया, नूर जहां। नूर मतलब होता है रोशनी, जहां मतलब होता है दुनिया, मतलब पूरी दुनिया की रोशनी, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा सुनहरा चेहरा, आप कुछ भी कह लो, तो नूर जहां का उपाधि दिया। अब देखो यहाँ पर से क्या था कि जो इसका जो शासन था, नूर जहां आई तो इतना सारा आदमी को लेके आई कि बेचारा जहांगीर कंफ्यूजिया गया कि अब क्या करे। नूर जहां आई तो अपने पिता को लेके आई। पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था मिर्जा गयास बेग, मिर्जा गयास बेग। ठीक है, उसके बाद इसके साथ इसकी माँ भी आई थी। और माँ का नाम क्या था, ठीक है, इसके पिता का नाम था मिर्जा गयास बेग, माता का नाम क्या था, थोड़ा सा भूल रहे हैं, हाँ, असमत बेगम। माता जो थी इसकी, उसका नाम क्या था, असमत बेगम, असमत बेगम। और असमत बेगम के बारे में एक क्वेश्चन बनता है कि गुलाब से इत्र बनाने का प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने खोजा था, तो ये असमत बेगम भी खोजी थी। ठीक है, उसके साथ इसकी एक बेटी भी थी और बेटी का नाम क्या था, लाडली बेगम। बेटी का नाम क्या था, लाडली बेगम। ठीक है, उसके बाद इसके साथ इसका भाई भी आया था और इसका भाई का क्या नाम था, आसफ खां, आसफ खां। ठीक है, उसके बाद आसफ खां के साथ आसफ खां की बेटी भी आई थी और इसकी बेटी का नाम क्या था, अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम। ध्यान से सुनना, मतलब और भी बहुत सारी फैमिली को लेकर के आई। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जिसका रोल प्ले होगा, उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो ये हुआ था। अब देखो यहाँ से कितना कंफ्यूजन होगा। लाडली बेगम किसकी बेटी है, तो नूरजहां की बेटी है। तो नूरजहां की बेटी कैसे आई, तो हम बताए कि पहले से ये शादीशुदा थी, उसी से इसकी बेटी थी। लाडली बेगम से नूरजहां क्या करेगी ना, कि इसका जो एक बेटा रहता है, मतलब जहांगीर बहुत सारा शादी किया था, जहांगीर का भी बहुत सारा बेटा था। जब देख लो, एक बेटा रहेगा आपका शहरयार, ठीक है, एक बेटा रहेगा आपका खुसरो, ठीक है, खुसरो, एक बेटा रहेगा आपका खुर्रम। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे बेटे रहते हैं, और भी रहता है बहुत सारा, आपका परवेज रहता है, और भी कोई कोई रहता है। तो नूरजहां क्या करती है, लाडली बेगम का शादी किससे करवा देती है, शहरयार से करवा देती है। आसफ खां क्या करता है, अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह किससे करवा देता है, खुर्रम से। और यही खुर्रम आगे जाके किस नाम से जाना जाएगा, शाहजहां के नाम से जाना जाता है। कुल मिला के कहो कि इसका जो साम्राज्य था एकदम खिचड़ी बन के रह गया था। कब से कब तक, 1611 से 1627 के बीच में। ठीक है, बाकी और जहांगीर का क्वेश्चन लेंगे तो और क्लियर करेंगे, यहाँ पे इतना क्लियर हम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन यही था कि उस्ताद मंसूर जो था ये जहांगीर के टाइम में था। जहांगीर जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता, अकबर और जोधाबाई का ये पुत्र था। और इसका साम्राज्य 1605 से 1627 के बीच चला, जिसमें 1605 से 1611 वो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहा था। 1611 से 1627 के बीच में वो पूरी तरीके से किसके प्रभाव में रहा, नूरजहां के प्रभाव में रहा। और उसके राज दरबार में एक प्रॉपर सारा का सारा पद, मैक्सिमम बड़ा पद किसको दिया गया था, नूरजहां के परिवार को, जिसमें उसके पिता थे, उसकी माँ थी, उसकी बेटी थी, उसका भाई था, उसके भाई की बेटी थी। और आगे जाकर क्या की, लाडली बेगम का शादी शहरयार से हो गया। अर्जुमंद बानो बेगम जो आगे जाके मुमताज महल के नाम से जानी गई, उसका शादी शाहजहां से हो गया। और आगे जाकर के ये नूरजहां और इसका भाई, यही दोनों आपस में लड़ जाता है कि हम अपने दामाद को अगला शासक बनाएंगे जहांगीर के बाद। और हम लोग को पता है कि अगला शासक कौन बनता है, शाहजहां बनता है। ठीक है, चलिए इतना काफी है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखिएगा, झिझिया निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है। ठीक है, आप इसको लोक नृत्य कह सकते हो। तो दो चार नाम देख लो पहले, तो झिझिया एक हो जाएगा, झिझिया। ठीक है, फिर एक हो जाएगा आपका विदेशिया, विदेशिया। एक हो जाएगा कजरी। देखो थोड़ा सा हर्षई दीर्घई मेरा से दिक्कत हो जाता है, तो आप देख लेना। एक हो जाएगा आपका डोमकच। ठीक है, एक हो जाएगा आपका जट जटिन, जट जटिन। ये सारा नृत्य जो है ये कहाँ का है, तो नाम से आपको पता लेना चाहिए, अपना बिहार, है ना, अपना बिहार। तो ये सारे लोक नृत्य जो हैं ये कहाँ के हैं, बिहार के हैं। वैसे आप याद रखिएगा कि ये जो कजरी है ना, ये ज्यादा आपका
ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध है, ठीक है। लेकिन बिहार में भी होता है, ठीक है। बिहार की स्थापना कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। और बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च। और हम क्लास में बहुत बार बताए हैं, यहाँ पर आप बताइएगा। देखो 3 सवाल पूछ लिए हैं, तो आप सारा सवाल का जवाब दीजिएगा, एक का देके छोड़ मत दीजिएगा। ये जो 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं, ये कब से शुरू किया गया है? 2 डिजिट हम आपको बता रहे हैं, बाकी का 2 डिजिट आप बताइएगा कि आपका बिहार दिवस जो है ये कब से मनाना शुरू किया गया, ठीक है। कब से मनाना शुरू किया गया है? आगे देखिएगा, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार में कितने जिले हैं? तो बिहार में आपके 38 जिले हैं। 38वें नंबर का जिला कौन है? तो वो है आपका अरवल। और सबसे अरवल किससे अलग हुआ? जहानाबाद से अलग हुआ है। अगर आपसे जिला के रूप में पूछता है कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा, तो ये कौन सा होगा? ये होगा आपका पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका गया। सबसे पूर्वी, उत्तर दक्षिण पूर्व, सबसे पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका किशनगंज। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका कैमूर। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आपको गया दिख रहा है ना, सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है बिहार के किस जिले में? तो गया में सबसे ज्यादा जिला पड़ता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। भारत में साक्षरता दर किस आयु के बाद मापी जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इस बार देखो 2011 का जो सेंसस होना चाहिए था वो अभी तक हुआ नहीं है, हुआ भी है थोड़ा बहुत, उसका डेटा क्लियर नहीं आया है। और जनगणना करवाना बहुत जरूरी होता है, उससे पता चलता है कि आपके राज्य में, आपके देश में कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने कौन है, किनके लिए कौन सा योजना निकालना है, किनको आगे बढ़ाना है, किनको पीछे करना, नहीं पीछे नहीं करना, किनको आगे बढ़ाना है, तो ये सारा आपका देखना होता है। तो जनगणना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी जो लास्ट जनगणना हुआ है अपने भारत में 2011 में हुआ है। रिसेंट बिहार दरोगा में 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, तो आप याद रखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जनगणना वाला, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अभी 21 में नहीं हुआ है, इसलिए 11 वाला ही पूछते रहता है। आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि भारत में साक्षरता दर जो है किस आयु के बाद मापी जाती है। तो मान लो कि आपके घर में आया जनगणना वाला, साक्षरता दर माप रहा है, तो वो 7 साल से जो कम आयु का जो बच्चा है उसको छोड़ देगा और 7 साल के बाद के आयु के लोगों को गिनना शुरू करता है कि वो कितना पढ़ा लिखा हुआ है। तो अपना आंसर क्या होना है यहाँ पे? 7 और उससे अधिक। 7 और उससे अधिक। तो देखो कि साक्षरता दर इस चीज पर नहीं मापा जाता है कि आप ग्रेजुएट हो, आप इंटर पास हो, आप मैट्रिक हो, आप अंगूठा छाप हो, इस पे नहीं मापा जाता है। साक्षरता दर मापा जाता है कि कम से कम आपको अपना नाम लिखने पढ़ने की भी समझ होनी चाहिए, तो आप क्या कहलाइएगा? साक्षर। जैसे आपको अगर देता है 2-4 आदमी का नाम, तो आप उस चीज को लिख लेते हो, उस चीज को पढ़ लेते हो, आप हो जाओगे साक्षर अगर आप 7 साल की आयु से ऊपर हो। बस इतना ही आपका काउंटिंग होता है साक्षरता में। उसमें भी देख लेना कि अपने बिहार की क्या स्थिति है। तो भारत का सबसे ज्यादा साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका केरल। भारत का सबसे अधिक जो है साक्षर राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका केरल। अगर बात करें केरल के बारे में, तो यहाँ साक्षरता दर कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 94%। 94%, ठीक है। मतलब पूरे भारत में सबसे ज्यादा साक्षर लोग हैं केरल में। अब इसको भी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि इसमें मेल कितने पढ़े लिखे हैं और फीमेल कितनी पढ़ी लिखी है, ठीक है। मेल में हो जाएगा आपका लगभग 90, और हम लगभग में लेके चल रहे हैं, ठीक है। आपको इक्का दुक्का पॉइंट में आगे पीछे मिल सकता है। मेल में 96% है और फीमेल में कितने हैं? तो फीमेल में है 92%। ये हो गया आपका केरला का साक्षरता दर। आगे देखिएगा, आते हैं सबसे लो, ठीक है। सबसे लोअर स्थिति किसकी है? तो और किसका रहेगा? आइए ना, हमारे बिहार में वहीं का सबसे खराब स्थिति है, और ये है आपका बिहार। बिहार में जो है आपका साक्षरता दर कितना है? बिहार में जो आपका साक्षरता दर है ये है आपका 61%, ठीक है। बिहार का जो साक्षरता दर है ये है आपका 61%। इसमें भी आपसे अगर पूछ लेता है कि मेल और फीमेल का कितना है, तो देखिएगा मेल का है आपका 71%, 71%, और फीमेल का कितना है? तो ये हो जाएगा आपका 51%। तो इन चीजों को आप याद रखिएगा। दूसरा एक सवाल आपसे और करेगा कि लक्षद्वीप, नहीं लक्षद्वीप नहीं, ऐसे नहीं करेगा, आपसे सवाल करेगा कि कौन सा जो आपका यूनियन टेरिटरी है, कौन सा आपका यूनियन टेरिटरी है जो आपका सबसे ज्यादा शिक्षित है? तो ये हो जाएगा आपका लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप जो है आपका सबसे ज्यादा शिक्षित राज्य है। सॉरी, बार बार गलती बोला जा रहा है, राज्य नहीं होगा, यूटी होगा, केंद्र शासित प्रदेश होगा। लक्षद्वीप आपका सबसे ज्यादा शिक्षित
केंद्र शासित प्रदेश है और लगभग यहाँ की साक्षरता दर कितनी है 94%, है ना। कितना है 94% के आसपास है। और वहीं आपसे सबसे कम पूछेगा, सबसे कम अगर पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, तो ये हो जाएगा आपका दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली। इसमें कितना है, तो यहाँ है आपका लगभग 76%। अच्छा 94 नहीं होगा, यहाँ पे 91 होगा, ठीक है 91%, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा कि 2011 का बात हो रहा है ना, तो 2011 में आपका दादर नागर हवेली अलग था, अभी दादर नागर हवेली को मर्ज कर दिया गया है दमन और दीव में। तो इन चीजों को याद रखिएगा। मतलब आप समझ रहे हो कि अगर मान लो बिहार में अगर 100 आदमी है तो उसमें से 61 आदमी पढ़ा लिखा हुआ है, बचा कितना 39 बचा शायद, हाँ, तो उतना अशिक्षित है। अगर मेल में लिख लो 100 आदमी में 71 आदमी पढ़ा लिखा हुआ है। और महिला का स्थिति देखो कितना खराब है कि अगर 100 महिला है बिहार में, उसमें से ओनली 51 पढ़ी हुई है, 49 अभी भी इलिटरेट है। तो शिक्षा पे सबसे ज्यादा वर्क करना है, शिक्षित होगा राज्य तभी आगे बढ़ेगा, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट और 10 में। देखिएगा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगर आप पिछले का 1-2 सेशन देखे होंगे तो आप क्वेश्चन ऐसे ही बना दीजिएगा कि भारत में सबसे पहले किस भारतीय राज्य में पहले सूर्योदय होता है। अगर आपसे देश पूछेगा तो जापान में बनता है, ठीक है। सूर्योदय का देश किसको कहते हैं, जापान को। बट अगर आप भारत का स्ट्रक्चर देखते हो तो हम लोग कल देखे थे, पूरा डायग्राम नहीं बनाते हैं, शॉर्ट में निकलते हैं इसमें। यहाँ पर सबसे उत्तर में कौन सा क्षेत्र है अपना, लद्दाख। सबसे साउथ में कौन है, तमिलनाडु। सबसे पूर्व में कौन सा है, तो यह है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और सबसे पश्चिम में कौन सा है, तो यह है मोदी जी का राज्य, कौन सा, गुजरात। तो जाहिर सी बात है ना कि जो राज्य सबसे ज्यादा पूर्व में रहेगा उधर ही आपका सूर्योदय सबसे पहले होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में प्रॉपर गांव अगर आपसे पूछ लेगा तो ये हो जाएगा आपका डोंग गांव, ठीक है, डोंग गांव। वैसे ये गांव बहुत प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए सबसे ज्यादा लोग एक जगह को, एक क्षेत्र को याद रखते हैं और उसका नाम है किबीथू, ठीक है। किबीथू जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का एक एरिया है और यहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। कहा जाता है कि जब हम लोग यहाँ सुबह का 3 बज रहा होता है ना, उस समय लगभग यहाँ सूर्योदय हो जाता है। या फिर आप उतना छोड़ो, 2 घंटा का कंपेयर रखो, ठीक है। यहाँ से यहाँ सूर्योदय होने में, जैसे यहाँ का टाइम और यहाँ के टाइम में कितना का अंतर होता है, टाइम तो चलो फिर भी एक ही है, अपने भारत का जो IST है वो एक है। सूर्योदय का लेते हैं तो यहाँ अगर शाम को 4 बजे आपका सूर्योदय हो गया तो वो चीज यहाँ पर कितने बजे होगा, 6 बजे। या फिर आप कह सकते हो कि जो आपका टाइम का पीरियड होता है वो 2 घंटा का अंतर होता है, 2 घंटा का अंतर किसके और किसके बीच, तो पूर्व और पश्चिम राज्य। तो पूर्व में कौन सा राज्य है, इसीलिए बुक में आपको कंपेयर करके मिलेगा अरुणाचल प्रदेश का और गुजरात का, कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में जो आपका टाइम होता है, जो सूर्योदय का टाइम है, सूर्यास्त का टाइम है, उसमें कितना अंतर मिलता है, तो 2 घंटा का मिलता है, ठीक है। चलिए एक चीज और देखिएगा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ईटानगर। हम लोग पढ़ते हैं कि भारत का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। लेकिन अगर आपसे सवाल करता है कि पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये कौन सा होगा, ये होगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा राज्य है अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रफल के अनुसार। लेकिन अगर आपसे सवाल करता है कि पूर्वोत्तर में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका असम, ठीक है, असम। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और अपना सेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।